हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, आप लोग ने घर में शायद वो बल्ब देखे होंगे जिसमें फिलामेंट पहले गर्म होता है, उसके बाद ग्लो होना शुरू करता है। या फिर इलेक्ट्रिक हीटर भी देखे होंगे जहाँ पर आप लोग स्विच ऑन करते हो तो पहले वो धीरे धीरे रेड होना शुरू करता है और उसके बाद हीट होना जनरेट करता है। या फिर आप इलेक्ट्रिक आयरन भी देख लो, जो हम लोग कपड़े को आयरन करने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग प्लग को डालते हो सॉकेट पे, फिर स्विच ऑन करते हो तो फिर धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक आयरन गर्म होना शुरू करता है। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ये हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट के वजह से। क्या होता है, बेसिकली कोई भी एलिमेंट अगर है उसमें कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस के थ्रू से जब भी करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस उसको इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकता है। देर इज़ अ टेंडेंसी टू स्टॉप there is a tendency to stop the flow of current through the conductor। तो यही तो उसका रेजिस्टेंस होता है, और इस रेजिस्टेंस के वजह से ही उस मटेरियल के अंदर में हीट जनरेट होता है। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बेसिकली उसी टॉपिक के ऊपर ही है कि करंट फ्लो होने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस रहता है, और उस रेजिस्टेंस और करंट वो दोनों कुछ टी टाइम के लिए अगर फ्लो हो रहा है, टी मतलब मान लो कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितने टाइम के लिए फ्लो करेगा। तो अगर कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है और उस सर्किट में अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ हीट जनरेट होगा। हीट को हम लोग एच से डिनोट करेंगे, और हीट का यूनिट हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे एज ए जूल। अगर ऐसा यूज़ कर रहे हो तो हम लोग जूल यूज़ करेंगे, अगर CGS यूज़ कर रहे हो तो कैलोरी यूज़ करेंगे। तो देखो, फॉर्मूला हम लोग को क्या बताया गया है कि H इक्वल्स टू होता है V इंटू आई टी। तो V इंटू आई टी मतलब हो गया कि V मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको I से डिनोट करेंगे, और कितना टाइम के लिए फ्लो कर रहा है तो हम लोग H निकाल लेंगे। अगर हम लोग को V I और T तीनों पता है, T हमेशा सेकंड में यूज़ होगा, ये हम लोग हमेशा दिमाग में ध्यान में रखेंगे। तो H इक्वल्स टू V इंटू आई टी होता है। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से ध्यान में दे दो। कभी कभी क्या होता है, आपको I भी पता होता है, T भी पता होता है, लेकिन V नहीं पता होता। V के जगह आपको R पता होता है, रेजिस्टेंस पता होता है, उस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना लगा होता है, और फिर आपको निकालने बोलता है कि हीट निकालो। तो उस टाइम हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आप लोग यहाँ पर ध्यान दो कि I के ऊपर स्क्वायर है, तो आपको ये बात पता चलना चाहिए कि हीट के साथ आई का रिलेशन कैसा हो गया। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स आई अगर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। लेकिन क्या वो नॉर्मली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मान लो कि मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि करंट अगर मैं डबल कर दिया, करंट फ्लो अगर मैं डबल कर दिया तो हीट कितना बढ़ जाएगा। करंट आई अगर डबल कर दिया तो मतलब पहले 2 जा रहा था, 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था, इसको डबल जा रहा है, अभी 4 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। 2 को डबल कर दिया मैं, तो कितना हीट जनरेट होगा। तो ऑब्वियसली देखो, आपको पता है कि H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, करंट के स्क्वायर के साथ फ्लो हो रहा है। तो अगर डबल कर दिए, डबल मतलब क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। दैट मीन्स आपका हीट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। या फिर मान लो मैंने आपको बोला कि ट्रिपल कर दिया, मैंने हीट करंट को ट्रिपल कर दिया। दैट ट्रिपल्स मतलब ट्रिपल का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। दैट मीन 9 टाइम्स बढ़ जाएगा हीट। अब बात को समझ में आना चाहिए कि H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, ठीक है। H प्रोपोर्शनल टू R भी होता है। दैट मीन्स अगर रेजिस्टेंस के साथ भी हीट का रिलेशन ऐसे होता है कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो हीट भी बढ़ेगा। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कम है तो हीट भी कम जनरेट होगा। तो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो गया, H प्रोपोर्शनल टू R हो गया, और टाइम के साथ भी रिलेशन होता है। अब देखो, आप लोग घर में नोटिस किए होंगे कि फ़ैन का मोटर अगर कम टाइम के लिए चलता है तो कम गर्म होता है। अगर बहुत देरी के लिए चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, तो उसका गर्म होने का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, हीटिंग अमाउंट विल बी हायर।
दैट मीन्स हीट के साथ टाइम का भी रिलेशन हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टी बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, टी मतलब टाइम, टाइम अगर बढ़ रहा है तो हीट भी बढ़ेगा, टाइम अगर घट रहा है तो टाइम हीट भी घटेगा। सो अगर इन तीनों रिलेशन को एक साथ अगर हम लोग कंबाइन कर दिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ऐसा होता है। और ये जो फॉर्मूला आप लोग ने जान रहे हो, इसको जूल जूल जो साइंटिस्ट था, जो फिजिसिस्ट था, उन्होंने बता के गया था। तो इसीलिए ये फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और इससे रिलेटेड आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो तब आप लोग यहाँ से इतना दूर तक पढ़ो और उसको लिखो कि देखो दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट produced in the resistor is directly proportional to the square of the current, directly proportional to the resistance and directly proportional to the time। तीनों चीज़ को आप लोग ध्यान से रखो कि करंट के साथ, करंट के स्क्वायर के साथ हीट बढ़ता है, रेजिस्टेंस के साथ भी हीट बढ़ता है और टाइम के साथ भी हीट बढ़ता है। अगर करंट आप घटा दोगे तो हीट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी घटा दोगे तो हीट घट जाएगा, टाइम भी घटा दोगे तो हीट घट जाएगा। सो बेसिकली इन दोनों से सवाल आप लोग से ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग निकालो, या फिर आप लोग से ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि आप हीट निकालो जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, कुछ करंट फ्लो हो रहा है और कुछ टाइम के लिए वो फ्लो हो रहा है, तो H इक्वल्स टू भी इंटू आई टी, ये इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये दोनों टॉपिक, ये दोनों फार्मूला को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लो और इससे रिलेटेड सवाल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। एक सर्किट भी आप लोग ड्रॉ कर देना जैसे यहाँ पर गिवन है। देखो एक मैथ करते हैं, मैथ से आप लोग को समझ में आएगा। जैसे मान लो ये वाला सवाल कि एक 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। दैट मीन्स एक सर्किट है, उस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो आपको आर पता चल गया, ठीक है। टाइम कितना है, 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है और हीट जनरेट हो रहा है 100 जूल। देखो आपको हीट बताया दिया गया है कि 100 जूल है, तो आपको क्या निकालना बोला है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स आपको भी निकालने बोल रहा है। तो अगर आप लोग ये फार्मूला से यूज़ करोगे, ये फार्मूला यूज़ करोगे, देखो आपको हीट पता है, भी नहीं पता, आई भी नहीं पता और टी पता है, तो यहाँ पर 2 अननोन टर्म हो गया, एक हो गया भी, एक हो गया, ये दोनों ही पता नहीं है, तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, ये फार्मूला यूज़ होगा। ये फार्मूला में क्या बताया, देखो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से आपको H पता है, R पता है, T भी पता है। तो इस फार्मूला से हम लोग पहले I निकाल लेते हैं कि कितना सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर यहाँ से हम लोग फार्मूला से निकालेंगे कि I कितना है, तो देखो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, H बाई आर टी, और I कितना हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर से I कर रहा हूँ मतलब स्क्वायर को हटा दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इधर राइट साइड में जो भी है उसको रूट करना पड़ेगा, इसको अगर रूट करेंगे तो आ जाएगा H बाई आर टी। तो यहाँ पर अगर इस रूट वाले फंक्शन में अगर हम लोग H का वैल्यू बैठा दूँ, R का वैल्यू बैठा दूँ और T का वैल्यू बैठा दूँ तो मुझे I मिल जाएगा। वही क्या है, देखो यहाँ पर उन्होंने H का वैल्यू, R का वैल्यू, T का वैल्यू बैठाने के बाद इनके पास करंट कितना आया 5 एम्पेयर। अब जब आपको सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है पता चल गया है 5 एम्पेयर, तो V इक्वल्स टू आई आर, इस फॉर्मूला से हम लोग I भी पता चल कर लिए कि 5 एम्पेयर है और उसमें रेजिस्टेंस तो 4 ओम है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि भी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। दैट मीन्स इस फॉर्मूला में हम लोग ने H इक्वल्स टू भी आई आर, भी आई इंटू टी, ये फार्मूला का हम लोग को ज़रूरत नहीं हुआ, डायरेक्ट H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से ही ये फार्मूला का यूज़ करके हम लोग, और भी इक्वल्स टू आई आर, ये 2 फार्मूला का यूज़ करके हम लोग निकाल लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 2 एंड में। देखो यहाँ पर गिवन है। तो हीटिंग इफेक्ट से बेसिकली दूसरे टॉपिक को पूछा जा सकता है, बेसिकली वो पावर रिलेटेड से भी सवाल पूछ सकता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो ये पावर रिलेटेड है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग हीटिंग इफेक्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताया गया है जो हम लोग बेसिकली हाउस होल्ड, इंडस्ट्री, सारे जगह में देखते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है।
ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया, देखो कि लाइट कैसे काम करता है। लाइट मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब, जो 100 वाट का बल्ब होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द फिलामेंट बना होता है। तो फिलामेंट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना होता है। वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बल्ब का फिलामेंट बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना हाई है। मेल्टिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट इतना है। अभी ये मेल्टिंग पॉइंट का बात क्यों हो रहा है, आप बात को समझो। इसलिए हो रहा है कि बल्ब का फंक्शन पहले देखते हैं कि बल्ब कैसे काम करता है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट पे आता है। अभी क्या हो रहा है, बल्ब के अंदर में एक फिलामेंट होता है, और फिलामेंट को एक इंसुलेटर वायर से, इंसुलेटिंग मटेरियल से जुड़ा रहता है, और उस इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू से हम लोग करंट सप्लाई देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एंड फेज लगाते हैं, इधर न्यूट्रल लगाते हैं। तो क्या होता है, करंट जब भी फ्लो करेगा और इस सर्किट के थ्रू से जाएगा, तो इस सर्किट में इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। इस सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हाई अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होता है, और ये हीट जनरेट जब होता है तो इस हीटिंग इफेक्ट के लिए ये बल्ब क्या होता है, धीरे धीरे रेड होना शुरू करता है। रेड मतलब ग्लो होना शुरू करता है, और ग्लो होते होते वो लाइट जनरेट करता है। दैट मीन्स जितना ग्लो होगा वो उतना लाइट एमिट करेगा। तो अब मान लो कि वो जो फिलामेंट आपको गिवन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि हीट इतना हो जाएगा कि ये वायर कट जाएगा, और ये वायर कट जाएगा तो करंट सप्लाई बंद हो जाएगा। और करंट सप्लाई बंद हो जाएगा तो ये बल्ब तो जलेगा नहीं। उसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट को बहुत ही हाई रखना पड़ेगा, कि चाहे जितना भी गर्म हो जाए वो टूटे ना। अगर वो टूट जाएगा तो उसका करंट सप्लाई बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग हायर मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ करते हैं। वो देखो स्ट्रॉन्ग मटेरियल किस टाइप का बना होता है, वो डिफरेंट टाइप के एलॉय से भी बना हो सकता है, लेकिन हम लोग बेसिकली नाइक्रोम यूज़ करते हैं, टंगस्टन यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर गिवन है, टंगस्टन यूज़ करते हैं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, और हम लोग उसीलिए टंगस्टन यूज़ करते हैं कि अगर उसमें करंट फ्लो होने की वजह से हीट जनरेट हो रहा है तो हीट उतना टेम्परेचर नहीं कर सकेगा कि उसको पिघला दे, उसका मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। सो हीटिंग इफेक्ट पड़ रहा है हम लोग, तो ये बात को समझना है कि करंट फ्लो होने के वजह से वो फिलामेंट हीट हो रहा है, और हीट होने के वजह से वो लाइट एमिट कर रहा है। और इसके साथ और एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में इस फिलामेंट को कैसे रखा जाता है। उस फिलामेंट को ना एक ग्लास के, ऐसे बल्ब के अंदर में तो रखा जाता है, लेकिन उस ग्लास के अंदर में नाइट्रोजन और कुछ इनर्ट गैसेस रहता है। ये गैसेस रहने का वजह भी यही है कि ये जो हीट है ना, ये हीट थोड़ा इस गैसेस में आ जाता है, तो हीट ये वायर उतना हीट नहीं हो सकता, ये हीट उतना जल्दी डैमेज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बात है कि इस वायर को आप लोग मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हो, कभी ऑन करते हो, ऑन करने से गर्म हो गया, अभी थोड़ा देर बाद जब आपको यूज़ नहीं करना है उसको ऑफ़ कर देते हो, तो फिर वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू करता है। तो कोई भी मेटल को अगर आप हीट कर रहे हो, फिर कूल कर रहे हो, ठंडा कर दे रहे हो, पहले हीट कर रहे हो फिर कूल, फिर हीट फिर कूल, तो इसमें क्या होता है, वो मेटल रैप्चर होने का चांसेस रहता है। रैप्चर मतलब टूट जाने का चांसेस रहता है। तो ये जो रैप्चरिंग इफेक्ट है, इसमें क्या होगा, वो मेटल ज़्यादा लॉन्जिविटी नहीं होगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो जैसे ये डैमेज ना हो, ये डैमेज इफेक्ट को रोकने के लिए हम लोग अंदर में ये सारे इनर्ट गैसेस रहता है। और अगर आपको समझना है कि डैमेज कैसे होता है, तो आप बात को समझो इसी तरीके से कि वो जो मेटल है वो उसके सराउंडिंग में जितना भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज हो जाने से उसके ऊपर एक लेयर बढ़ जाता है, और वो लेयर ही उस मटेरियल को वीक करना शुरू कर देता है। उसका रिएक्शन होने की वजह से वो वीक हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन मान लो कि अगर हम लोग इसके अंदर में ऐसा गैसेस रख दिए जो कभी इस मेटल के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो उस रिएक्शन ना होने की वजह से ऊपर में कोई लेयर भी नहीं आएगा, और वो जो मेटल है वो नॉर्मली हीट होगा, नॉर्मली कूल होगा, तो उसका लॉन्जिविटी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग मेटल बल्ब, कोई भी बल्ब के अंदर में वो इनर्ट गैस डाल देते हैं। इनअर्ट, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, INERT, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, दैट मीन्स नॉन रिएक्टिव, VE।
नॉन रिएक्टिव REACTIV नॉन रिएक्टिव गैसेस रहते हैं। हीलियम रहता है, हीलियम नहीं रहता, नियोन रहता है, आर्गोन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे रहते हैं, ये सारे गैसेस रहते हैं। आप लोग कुछ इनर्ट गैसेस नाम आप लोग बुक से देख लो, वो गैसेस रहते हैं जिसके लिए वो बल्ब का फिलामेंट ज़्यादा लॉन्जिविटी शो करता है, उसका वैलिडिटी ज़्यादा रहता है, आप लोग ज़्यादा टाइम से उसको यूज़ कर सकते हो। तो हीटिंग इफेक्ट में एक तो बल्ब के बारे में हम लोग ने जान लिए। दूसरा, आप लोग इलेक्ट्रिक हीटर देखे होंगे शायद, मैं उल्टा इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, ऐसा टाइप का रहता है, यहाँ से वायर रहता है लगा हुआ जिसको आप लोग प्लग में डालते हो, ये प्लग रहता है, आप लोग वायर में डालते हो। तो क्या होता है, इस हीटर के नीचे एक कॉइल रहता है, मेटल का कॉइल रहता है, और वो मेटल का कॉइल क्या होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग मेटल से बना होता है। क्या होता है, जब भी आप करंट इसमें से फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये जो कॉइल है, ये कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हीट भी ज़्यादा जनरेट होगा, और हीट अगर ज़्यादा जनरेट होगा तो ऑब्वियसली वो हीट डिसिपेट होगा, और हीट अगर निकल रहा है वही हीट से हम लोग अपने क्लॉथ को आयरन करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक कॉइल को यूज़ किया गया है जिसके थ्रू से करंट सप्लाई हो रहा है, और कॉइल का मटेरियल बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से, रेजिस्टिविटी मतलब रो मैं बता रहा हूँ, इस कॉइल जो भी मटेरियल से बना है, जो भी मेटल से बना हुआ है, वो मेटल का रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है, और रेजिस्टिविटी हाई है मतलब रेजिस्टेंस भी हाई है, और अगर रेजिस्टेंस हाई है तो हीट भी हाई जनरेट होगा। इसीलिए हम लोग आयरन में एक मेटल जो इलेक्ट्रिक आयरन रहता है उसमें ऐसे एक हायर रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि जब उस मेटल के थ्रू से करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और हीट को हम लोग काम में अपने अपने डिफरेंट पर्पस में काम में लगाएंगे। अपने घर में इलेक्ट्रिक हीटर भी नोटिस किए होंगे, इलेक्ट्रिक हीटर में भी वही बात होता है, वो नाइक्रोम तार से बना होता है, नाइक्रोम तार का रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होता है, तो जब भी उसमें करंट फ्लो होता है ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और वही हीट को हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने। तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हीटिंग इफेक्ट के हम लोग को सवाल पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा पढ़ लो। सवाल रिलेटेड होता है किससे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। दिस जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हो ये जूल ने बता के गए थे। तो जूल का फॉर्मूला भी यूज़ होता है, जूल का फॉर्मूला क्या हो गया, H = I²RT। तो ये जूल का जो हीटिंग इफेक्ट है इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में बता दिया गया है, मैं आपको फ्यूज़ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। घर में क्या होता है, घर में हम लोग का एक बोर्ड रहता है, बोर्ड में बहुत सारा स्विच रहता है, कोई फैन का रहता है, कोई बल्ब का रहता है, कोई दूसरे अप्लायंस का रहता है, ट्यूब का रह लो, मान लो ट्यूब का होता है। तो क्या होता है, इतने सारे अप्लायंस हम लोग यूज़ करते हैं, सारे के सारे अप्लायंस का अपना अपना एक रेटिंग होता है। रेटिंग मतलब फ़ैन 5 एम्पेयर में चलता है, बल्ब 2 एम्पेयर में चलता है, ट्यूब 4 एम्पेयर में चलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस डिफरेंट डिफरेंट करंट के रेटिंग में चलता है। तो दैट मीन्स आप लोग मान लो कि आपके घर में जितने भी अप्लायंस है उनका लास्ट मैक्सिमम कितना करंट है, 5 एम्पेयर है। जो भी अप्लायंस आप यूज़ कर रहे हो 5 एम्पेयर ही लास्ट वैसा एक अप्लायंस है जिसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, वो अप्लायंस में 5 एम्पेयर। दैट मीन्स अगर कहीं पर सर्किट में 6 एम्पेयर का करंट फ्लो होना शुरू कर दिया, अगर मान लो कि इस बोर्ड से 6 एम्पेयर करंट जाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, अप्लायंस डैमेज होना शुरू करेगा। ऑब्वियसली 6 एम्पेयर जाएगा तो वो अप्लायंस ख़राब तो नहीं होगा, वो 5 के नज़दीक ही वैल्यू है 6, तो उतना जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन डैमेजिंग इफेक्ट तो ज़रूर आएगा। या फिर मान लो सडनली क्या हो गया कि 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर दिया, तो देखो अभी 5 एम्पेयर का दुगना करंट फ्लो हो रहा है, अभी अप्लायंस डैमेज हो सकता है, डैमेज फूट जा सकता है, सर्किट टूट जा सकता है, अप्लायंस का अंदर में जो भी कंस्ट्रक्शन बना गया है वो अप्लायंस ख़राब हो जा सकता है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है, इस एक्सेस अमाउंट करंट के फ्लो को हम लोग कैसे रोकें ताकि हमारा अप्लायंस ख़राब ना हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सर्किट बोर्ड में जहाँ पर स्विच रहता है वहाँ पर क्या करते हैं, करंट जब भी फ्लो होगा उसके पहले हम लोग यहाँ पर एक तो छोटा सा फ्यूज़ लगा देते हैं। फ्यूज़ में क्या होता है, एक पतला सा कॉपर का वायर रहता है। अभी करंट जब भी फ्लो होगा इस कॉपर वायर के थ्रू से डिफरेंट डिफरेंट स्विच में जाएगा। यहाँ स्विच रहेगा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ का स्विच रहेगा।
तो क्या होगा, देखो अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक कॉपर यूज़ कर रहा हूँ, कॉपर का पतला सा वायर यूज़ कर रहा हूँ जो कि एज ए फ्यूज़ काम कर रहा है, क्या होगा, ये कॉपर एम्पेयर 5 एम्पेयर तक मान लो करंट अपना लोड ले सकता है। लेकिन जब भी इसमें 10 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये कॉपर वायर के अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से ये कॉपर वायर गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। अब हीट हो जाने की वजह से, ज़्यादा हीट हो जाने की वजह से कॉपर क्या होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा एक पॉइंट जहाँ पर वो पिघलना शुरू कर देगा। तो कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट जब वो पहुंच जाएगा, मान लो 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है और वो कॉपर वायर धीरे धीरे गर्म होना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गर्म होते 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 उसका मेल्टिंग पॉइंट में चल गया। अब मेल्टिंग पॉइंट पे जाने की वजह से कॉपर वायर बीच से टूट जाएगा। अब बीच से टूट जाएगा तो क्या होगा, करंट आएगा और फिर फ्यूज़ के अंदर में इतना दूर तक जाएगा, लेकिन टूट गया कॉपर वायर बीच से, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, दैट मीन्स आपके जितने भी अप्लायंस है उसको और 10 एम्पेयर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तब भी जो भी यूज़र है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को पता चल जाएगा कि मस्ट भी करंट सप्लाई ज़्यादा हो रहा था, उसीलिए ये फ्यूज़ टूट गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा अप्लायंस में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम लोग उसका वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। फिर इस कॉपर वायर को, फ्यूज़ को अच्छे से बनाएंगे और फ्यूज़ को लगा देंगे। तो तब और 10 एम्पेयर करंट फ्लो नहीं होगा, 5 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। और आप लोग को ये बात मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा करंट फ्लो किस लिए होता है, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है कहीं पर, अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ही ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू कर देता है। तो कहीं पर हम लोग वो शॉर्ट सर्किट निकालने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट सर्किट कहाँ हुआ है, जहाँ पर सर्किट का शॉर्टिंग हो गया है उसी जगह को हम लोग अच्छे से रिपेयर कर लेंगे या फिर रेक्टिफाई कर लेंगे। उसके बाद फ्यूज़ को जोड़ेंगे तो करंट सप्लाई नॉर्मल होना शुरू कर देगा। सो पुराना ज़माना मतलब क्या, आज से लास्ट 10 to 20 ईयर्स तक, प्रीवियस 10 से 20 ईयर्स तक हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते थे, लेकिन रिसेंटली डेवलपमेंट आने की वजह से हम लोग MCB यूज़ करते हैं। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखो फ्यूज़ भी वन काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर होता है। आप फ्यूज़ को किस लिए होते हो कि जैसे सर्किट ब्रेक हो जाए, सर्किट जैसे ब्रेक हो जाए, करंट का फ्लो जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट है, जैसे 5 एम्पेयर का एग्जांपल लिया था, 5 एम्पेयर का रिक्वायरमेंट है, इससे जैसे ज़्यादा बढ़ ना जाए, जैसे 10 एम्पेयर 6 एम्पेयर 7 एम्पेयर जैसे ना हो जाए, सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो जैसे वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाए, उसीलिए हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते थे। तो उसी का एडवांस फॉर्म है MCB बाज़ार में आप लोग जाओ, इलेक्ट्रिक अप्लायंस दुकान में आप लोग को दिखाने में मिल जाएगा, या फिर आप लोग घर में भी देखे होंगे, वाइट कलर का होता है, टीवी में ऐड भी आता है, हेवेल्स या फिर दूसरे कंपनी का। तो MCB का फंक्शन ऐसे होता है, अंदर में कुछ रिले अरेंजमेंट रहता है। रिले के बारे में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लो कि रिले एक ऐसा एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है तो स्विच अगर ऑन था वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। मान लो ये ऑन था और ये ऑफ है, अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है ये ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा। टिप हो जाना इसको बोलता है, ट्रिप हो जाना, ऑटोमेटिक ट्रिप होता है। ऑटो ट्रिप मशीन लगाया रहता है रिले के थ्रू से, कि आपने ऑन कर दिया, सर्किट से 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो ऑन है, अगर जहाँ 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू कर दिया, रिले ने अपना काम करना शुरू कर दिया और ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ हो जाने से क्या होगा, सर्किट में एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होगा और हमारे जितने भी अप्लायंस हैं वो सेफ रह जाएंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। आप लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ो तो फ्यूज़ भी वन काइंड ऑफ हीटिंग इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है। क्योंकि फ्यूज़ में करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हीट होगा और हीट की वजह से टूट जाएगा सर्किट। सो दिस आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रिगार्डिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग घर में पढ़ो, थोड़ा बहुत आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे वाट के बारे में ज़्यादा समझेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देखो अभी तक आप लोग ने हमेशा जानते हो कि पावर क्या होता है, कितना वर्क डन हो रहा है और उसको वर्क डन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो ये तो हमारे फिजिक्स के मैकेनिकल पार्ट में हो गया, लेकिन फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, और टाइम तो टाइम ही होगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या फिजिकल मैकेनिकल फिजिक्स हो। वर्क डन को आप ऐसे समझो कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिफरेंस है और कितना करंट फ्लो हो रहा है।
ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा कि कुछ इस टाइप का है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस है भी, उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है पावर। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, भी पोटेंशियल डिफरेंस में जितना करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सर्किट कितना पावर, उस सर्किट का पावर कितना है। बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है, आप लोग उसको ध्यान में दो। P इक्वल्स टू वी आई है। कुछ ट्रिक से भी आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो कि VIP, वेरी इंपॉर्टेंट परसेंट, VI इक्वल्स टू P, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वल्स टू द पर्सन। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे ध्यान में मत रखो। VI इक्वल्स टू P ऐसे होता है फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, आपको पावर निकालने बोला जा सकता है, जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कितना फ्लो हो रहा है ये दोनों पता होगा, आपको पावर निकालने पूछ सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि P दे दिया है, V दे दिया है, आपको करंट कितना फ्लो हो रहा है ये निकालना पड़ेगा। और P का रिलेटेड सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं है, दो फॉर्मूला है। देखो, इसका ही दूसरा फॉर्म है एक्चुअली, P इक्वल्स टू वी आई, ये एक फॉर्मूला तो है ही, इसका दूसरा फॉर्म देखो कैसा है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय आर। तो P के रिलेटेड तीन फॉर्मूला हो गया, P इक्वल्स टू वी आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू V स्क्वायर आर। तीनों अलग अलग फॉर्मूला की बताया गया है। अब खुद नोटिस करो कि पावर आपको निकालने बोला है। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे वो आपके ऊपर रहता है। मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि भी दे दिया, आई दे दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको भी नहीं बताया, आई और आर बताया है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर। अगर आपको भी बताया है, आर बताया, आई नहीं बताया, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। तीनों का तीनों एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म से आप लोग तीनों निकाल सकोगे। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग ये हमेशा ध्यान में रखने की कोशिश करो, P इक्वल्स टू वी आई। और इसको डिफरेंट फॉर्म में आप लोग कैसे लिखोगे, देखो V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला आपको पता ही रहता है, तो आप V का वैल्यू पुट कर देना आई आर, तो आपका आ जाएगा आई स्क्वायर आर। अगर आपको आई निकालना, आई को हटाना है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई आर। आई की जगह V बाई आर लिख दो तो आपको ये मिल जाएगा। तो फॉर्मूला का फॉर्म एक ही है, लेकिन डिफरेंट वे में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर बताया गया है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कितना एनर्जी वो डिसिपेट कर रहा है या फिर कंज्यूम कर रहा है उस एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और हम लोग जब भी जाते हैं, हम लोग देखिए बाज़ार में जब भी जाते हैं हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक पंप खरीदा, तो पंप खरीदने के टाइम में मैं दुकान में गया, तो दुकान में हमको पूछा गया कि आप कितने पावर का मोटर लेना चाहते हो। तो मैंने कुछ ऐसे बोला कि मुझे 1 HP का मोटर दे दो। तो उन्होंने समझ में आ गया कि अच्छा, दैट मीन्स वो इतना वाट का, कुछ एक स्पेसिफिक वाट का मशीन ढूंढ रहा है, मतलब मोटर ढूंढ रहा है, पंप ढूंढ रहा है जो इतना वर्क डन कर सकेगा 1 सेकेंड में। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मुझे तब हमेशा ये कैलकुलेशन करना पड़ता है कि मैं ज़्यादा एनर्जी जैसे कंज्यूम ना करे ऐसा एक मोटर यूज़ करूँ जिससे मेरा काम भी हो जाए, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक बिल जैसे ज़्यादा ना आए। क्योंकि मेरा एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, मशीन को ज़्यादा एनर्जी जैसे लॉस ना हो। तो मेरा मशीन कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है एक सर्किट में, उसी के रिस्पेक्ट में पावर को डिनोट किया जाता है। वही बात यहाँ पर बता रहा है कि द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। बाजार में गया, मैंने बोला 1 HP दे दो, उसने मुझे 1 HP का पावर का एक जगह लगा दिया। मैंने जब देखा उसको स्विच में डाल के मशीन से कि कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो मैंने देखा कुछ इतना वाट यूज़ कर रहा है। तो मैंने यूनिट का नाम क्या बताया, वाट, WATT। ये भी साइंटिस्ट के नाम से ही WATT वाट, साइंटिस्ट के नाम से ही ये यूनिट का नाम आया था। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, पावर का यूनिट हो गया वाट।
ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वाट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिक पावर होता है कि कोई सर्किट में कितना एनर्जी यूज हो रहा है पर सेकेंड। तो पर सेकेंड मत बोलो, इसको रेट बोल दो। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेट, कितना वो छोड़ रहा है या फिर कितना एनर्जी ले रहा है, उसका रेट जितना है। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। और द पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। कुछ स्पेसिफिक वाट होने से 746 वाट होने से 1 HP होता है। आप लोग को मैं एक चार्ट भेज देता हूँ, उस चार्ट में आपको बता दिया गया है कि कैसे कितने वाट को हम लोग कितने HP बोलते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। अभी आप लोग इतना दूर तक पढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वाट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।